नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका अभ्यास करो यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आवाज़ आ रही है क्लियर? आवाज़ आ रही है तो दोस्तों बताओ, कमेंट करो। ठीक है, जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास। हमने जाना कि हिंदी भाषा कैसे कैसे विकसित हुई, अपने यथारूप में आई, धीरे धीरे कैसे भाषा की प्रकृति में चेंज आई, कैसे हमने विचारों को आदान प्रदान किया, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा किया। इन सब का हमने विस्तृत अध्ययन किया था पहले अध्याय में। अब उस अध्याय से रिलेटेड हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसमें 30-32 क्वेश्चन होंगे और आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 to 15 सेकंड दी जाएगी। आप उसमें अपना कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़िए, सेशन को लाइक कीजिए। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया था कि हिंदी भाषा को हिंदी नाम देने का श्रेय ईरानियों को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंध को इन्होंने क्या किया? सिंध को हिंद कहा था। इसलिए जो सिंधी भाषा हिंदी भाषा में विकसित हुई और हमें हिंदी का नया प्रारूप दृष्टिगत हुआ, ठीक। उससे रिलेटेड ही पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? किस शब्द का प्रयोग भारत की भाषा के लिए फारसी साहित्य में किया गया? प्रयोग चेंज टू है, आंसर दीजिए। मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? चलिए भाई, चलिए कोई और कलर देखिए। पूरा वो चल रहा है, येलो लिया था, दूसरा चल रहा है। जो चल रहा है वही रखिए। ये तो लिया था, रेड देखिए, रेड लिया था, ये चल रहा है। ऐसे फिर से करिए, शायद फिंगर के लिए पेन नहीं है ना, बिना पेन के कर दिया। ये देखिए नीचे, हाँ, ये चल रहा है। इसको एक बार इस पेन के साथ करके देखिए, ये देखिए इसके साथ वाला है, इसी से करिए। ओके दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, अब ठीक है, साउंड वगैरह सब चीज़ें। तो हम थे अरबी और फारसी साहित्य में। बताइए, अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? किस शब्द का प्रयोग किस शब्द का प्रयोग मिलता है? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ज़बान हिंद। इसका सही आंसर होगा ज़बान हिंद। अरबी और फारसी साहित्य में
इनकी भाषा उर्दू है। इनकी भाषा उर्दू है। ये चल ही नहीं रहा। दिक्कत हो रही। थोड़ा पेन मोटा करिए और इस पेन से करने की कोशिश करिए। वो तो चल जाता है। साथ में बताइए, ये भी नहीं चल रहा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, बस 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी देखिए, आंसर देखिए। लव कुश देसवाल, नमस्कार भाई, नमस्कार। मध्यकालीन और अरबी फारसी साहित्य में भारतीय भाषाओं के लिए जबान हिंद का प्रयोग किया गया। अरबी और फारसी साहित्य में इनकी भाषा उर्दू है और ये अलग अलग तरीके के शब्द, जैसे जबान हिंद, तहकीक हिंद, इसी हिसाब से ये क्या करते थे, ये चीज़ों को लेके चलते थे। मतलब ये इनका, ये कह दो कि ये बर्तमार्क है इनका, जबान हिंद, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर से कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन समझ आया? अरबी और फारसी साहित्य में हिंदी भाषा के लिए जबान हिंद शब्द का प्रयोग किया था। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। खड़ी बोली में खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? पहले सेशन में हमने बहुत अच्छे तरीके से, गुड मॉर्निंग भाई, हमने पहले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, प्रथम कवि कौन थे, किस सदी में, किस शताब्दी में उन्होंने रचना की, उनकी रचना के बारे में। इसका आंसर कीजिए। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? बी सही है। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सेकंड का भी बिल्कुल ठीक आंसर भाई। ठीक है, समझ में आया अमीर खुसरो? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी के उद्भव के बारे में बताया था और आपको बताया था कि कैसे कैसे और किन किन लोगों के माध्यम से हिंदी भाषा में परिवर्तन आए। इसका आंसर कीजिए। आप डेली लेते हो क्या क्लास से? इसका आंसर कीजिए। थर्ड का ही, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली। हमने आपको बताया संस्कृत चेंज हुई पाली में, उसके बाद पाली से प्राकृत। पाली भाषा का प्रयोग बुद्ध ने किया अपने उपदेश देने के लिए। प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म ने किया लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए। अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी कहते हैं
और इससे बाद में अवध, और अवध से बाद में आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताया था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा और क्यों कहा, ये भी बताया था। तो इसका आंसर आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। सरगम पांडे कह रहे कि आर में तो केवल 6 टॉपिक आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि हिंदी सभी स्टेट एग्जाम चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, इन सभी के लिए समान है। ठीक है, आरओ एआरओ के लिए आपको अलग से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एंटोनियम हो गए, मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द, इन सब की अलग से क्लास होगी आपकी आरओ के लिए, जिनमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए उन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, कोई और क्वेरी? चलो कोई नहीं, अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। इसमें एक क्वेश्चन यहीं पे आता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, चलो सही है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल। चलो ये समझ आया, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता रहा था कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? यदि अकेला है अपभ्रंश, पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और यदि लेकिन लगा जाए साहित्यिक अपभ्रंश, तब आंसर क्या होगा? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, तथा आलोचनाकार हैं। इनके ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ कहलाते हैं। इन्होंने काल का विभाजन बहुत अच्छे तरीके से किया। विश्व प्रसिद्ध लेखकों में इनकी गिनती होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, बताइए। इसका आंसर कीजिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? हमने बताया संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अभट्ट। उसके बाद आती है हिंदी। वो तो पता चली गया होगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अभट्ट। ठीक है। अपभ्रंश अंत्य समय में अभट्ट में बदली। अभट्ट के बाद हिंदी का वास्तविक रूप आया। ठीक है, समझ आ रहा है? 6 का डी बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश, बताइए। शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। राजस्थान के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा राजस्थानी, मारवाड़ी, इनका विकास शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा के रूप में हुआ। 7 यही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, समझ आया? शोरसेनी अपभ्रंश किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा जो उत्तरी भारत में बोली जाती है, उनका विकास शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा के रूप में हुआ। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कई बार आया है, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में भी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? एट का बी नहीं, 8 का भी नहीं होगा भाई, चेक करो एक बार। मैंने बताया था आपको पहले क्लास में भी। संक्रांति काल, इसका सही जवाब होगा संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। ठीक है।
कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? अभी हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ा। इन्होंने प्राचीन हिंदी कहा अपभ्रंश को, ठीक है। तो इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है बताइए? इसका सही आंसर होगा राजा मुंज। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। लगभग तेरहवीं शताब्दी राजा मुंज की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। जैसे विक्रम बेताल की कहानियाँ प्रसिद्ध थी, राजा मुंज की कहानियाँ प्रसिद्ध थी, और इनको ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, सॉरी सर 8C। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आंसर करते रहिए। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी किसने कहा है? टेंथ सी, बिल्कुल सही भाई, रामचंद्र शुक्ल। बताया इनके बारे में, निबंधकार, आलोचनात्मक लेखक हैं, आलोचना करते हैं, काल का विभाजन उन्होंने किया है। एक छोटी चीज़ सीखो यार, मतलब अब समझो बात को कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। क्या नहीं होता? अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ। और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता और टूट जाए जो संकल्प नहीं होता। इसलिए मेहनत करें मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, ठीक है। इन्हीं बात के साथ आगे बढ़ते हैं हम। 10th क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया, रामचंद्र शुक्ल। 11th क्वेश्चन ये आपके सामने, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, खड़ी बोली पे तो सबको पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ब्रज भाषा, ठीक है। दोगी बांगरू, ठीक है। उसके बाद आती हैं बुंदेली, फिर आती है कन्नौजी। तो कितनी हो गई? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, टोटल होगी 5। तो खड़ी बोली में, पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। किसी को परेशानी कुछ? 11th का डी,
11th का आएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू हो जाती है कभी कभी। अब सभी जुड़िए, समझ आ रहा है? कोई परेशानी किसी को? चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हुई। अब आती है पूर्वी हिंदी की बोलियां। बताइए पूर्वी हिंदी। सर पूरा समझ आ रहा है। ठीक है ओके भाई, करते रहो आप। ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के आसपास का जितना क्षेत्र, बघेली, अवधी, उत्तर प्रदेश में अवध, पूर्व का पूरा क्षेत्र, ये दोनों में, और छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। पश्चिमी हिंदी के सर्वाधिक प्रमुख बोले जाने वाली बोली कौन सी है? अभी बताया पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? बढ़िया। चलो सर पूरा समझ आ रहा है। ठीक है भाई। इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है। ठीक है, चलो अब आता है एक और क्वेश्चन ब्रजभाषा के ऊपर कि ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिम हिंदी के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ब्रजभाषा, तो ये किस अपभ्रंश से विकसित है? बताइए। शोरसेनी अपभ्रंश से। लोग पूछे सवाल का बिल्कुल आंसर सही आया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग भाई, आप बहुत लेट जुड़े। शोरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है, ब्रजभाषा विकसित हुई है। ठीक है भाई, चलो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली गद्य के स्तंभ कहे जाते हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, ठीक है, इन दोनों में से बता दो किसने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया? प्रेम सागर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रेम सागर। कोई नहीं संदीप भाई, कोई नहीं। प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की। लल्लूलाल को खड़ी बोली का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम सागर किसने लिखी? लल्लूलाल ने। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने अपने पुस्तक प्रेम सागर में किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है?
संदीप जी लाइक करो। प्रेम सागर, बिल्कुल बिल्कुल भाई सही जा रहे हो। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। ठीक है। महाभारत में कौरवों और पांडवों का क्षेत्र उसमें बोली जाने वाली भाषा कोरवी। ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, आंसर कीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ नहीं आएगा तो बताइए, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, ये किस भाषा में लिखी गई है? जाहिर सी बात है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के रहने वाले थे, तो अवधी भाषा में। कोई परेशानी इसमें? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आवाज़ सब क्लियर, बिल्कुल ठीक? किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आ रहा है? सी बिल्कुल 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 भाई, ठीक है। ओके संदीप भाई, सब सही जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताइए, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? बताइए, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी भाषा की किस बोली का रूप है? अभी बताया मैंने आपको छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में। इसका आंसर होगा, सही बताया बिल्कुल, पूर्वी हिंदी। सर मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। 18th का है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। 18 का है, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ बोली पूर्वी हिंदी। ठीक है, चलो मैथिली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताइए। शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चार ऑप्शन में से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही जा रहे हो, बिल्कुल। ये सब क्लियर है, सब क्लियर है। ओके ओके भाई, ठीक है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? बताइए। मगध और मगध के आसपास का जितना क्षेत्र है, मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से मैथिली भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन को बहुत ही मतलब इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया है कि आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा सीधा यदि पीपीटी से ही क्वेश्चन लगा लो तो आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, श्रवण कुमार बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया, अब इसे करते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा की है? अभी हमने रामचरितमानस के बारे में पढ़ा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वर्णन किया। अब विनय पत्रिका
विनय पत्रिका के अंतर्गत बताइए किस भाषा का प्रयोग हुआ? अवधी, कन्नौजी, ब्रज भाषा या कोरवी? चलो समझ लीजिए। संदीप जी आंसर करो। बिल्कुल, बताइए बताइए। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी, अकबर के समकालीन। कहा जाता है कि तुलसीदास हुई वो स्वयं भगवान हनुमान जी ने रामचरितमानस पर प्रभु श्री राम का हस्ताक्षर कराए थे। तुलसीदास जी, उन्होंने अपने काव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक शक्ति थी, अद्वैत शक्ति, जिन्हें हनुमान जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इनकी सहायता की थी रामचरितमानस को पूरा करने में, इनकी पुस्तकें विनय पत्रिका लिखने में। चलो आप बताइए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आंसर आ रहा है भाई कन्नौज ब्रज भाषा। बिल्कुल बिल्कुल भाई सही आ रहा है। ये क्या कर रखा है? ब्रज भाषा इसका आंसर है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। ठीक है, समझ आ रहा है? सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो बिल्कुल आप कहिए। इसका भी बिल्कुल बिल्कुल भी, इसका सी भाई, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ब्रज भाषा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? हमारी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, ये किससे उत्पत्ति हुई है? इसकी क्रोष्टी से, ब्राह्मी से, पैसाची, कैथी। बिल्कुल बिल्कुल भाई सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? बताइए। ब्रह्म लिपि से, बिल्कुल सही जवाब दिया संदीप भाई ने। बिल्कुल 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 सही जा रहा है। ब्रह्म लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि, ब्रह्म लिपि। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जितनी भारत में भाषाएं बोली जाती है उन सभी का विकास किस लिपि से हुआ है? 22 क्वेश्चन। शारदा लिपि, ख्रोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्रह्म लिपि। बताइए। श्रवण कुमार भाई बताओ, आप भी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बताया था 20 का ए। गालियान सुमन बिल्कुल 22 का बी। बताइए। अभी अभी बताया हिंदी भाषा, उसकी लिपि देवनागरी लिपि, ब्रह्म लिपि से। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भी ब्रह्म लिपि से हुआ है। ठीक, 22 का डी आंसर बिल्कुल सही। जिसने जवाब दिया है बिल्कुल श्रवण कुमार, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और इस पर तो सबका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलो देखते कौन फास्ट देता है इसका आंसर। अभी भी बताया, लगभग 10 बार मैं चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। ट्वेंटी थर्ड का बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, सावन भाई बिल्कुल, सबका आंसर आ गया देवनागरी लिपि।
ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? बताइए। हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, हरिमानक। चारों में से बताइए। मॉरिशस का प्रेमचंद। जैसे प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे ही मॉरिशस के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। इनके उपन्यास एक जीवंत कहानी को बयां करते हैं। अभिमन्यु अनंत, इनकी एक पुस्तक है बड़ी अच्छी, लाल पसीना। कौन सी पुस्तक है? लाल पसीना। मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। ठीक है, बिल्कुल 24C सही है भाई, बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत? सही है, सही जा रहे हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वां, चलिए तो छोड़ो। लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा? लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा? अभी भी बता आपको, अभिमन्यु अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत? मॉरिशस का प्रेमचंद इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। निम्न में से किस बोली को बिहारी हिंदी के संबंध में नहीं है? ये 4 भाषाएं हैं, अवधी, मागधी, भोजपुरी, मैथिली। इनमें से बताना है कि बिहारी हिंदी कौन सी नहीं है। बताइए। 25 का भी बिल्कुल बताइए। ठीक है, बिहारी हिंदी नहीं है। अवधी, मगधी, भोजपुरी, मैथिली। मैथिली, भोजपुरी और मागधी, तीनों के तीनों बिहारी हिंदी है। अवधी बिहारी हिंदी नहीं है, ये किसका भाग है? ये पूर्वी हिंदी का भाग है। पूर्वी हिंदी। अवधी किसका भाग है? पूर्वी हिंदी का। बाकी बची माघी, भोजपुरी और मैथिली, ये तीनों के तीनों क्या है? बिहारी हिंदी। बिहार उत्कर्ष, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए। संविधान में एक कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी, प्रस्ताव समिति, उसके सदस्य थे, हेड नहीं थे, सदस्य थे। बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके हेड थे, ये नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, गोपाल स्वामी अयंगार, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत बड़े भाई, बिहार उत्कर्ष बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में
हिंदी को मान्यता कब मिली? बिहार उत्कर्ष हो भाई, सही है, मजा आ रहा है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली बताइए? 26 जनवरी 1950, 24 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। बताइए। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस, ठीक है। कोई परेशानी? 29 का भी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय। बिहार उत्कर्ष, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। इन्हें महामना की उपाधि दी जाती है, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने क्या किया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले इन्होंने सुझाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है बताइए? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। बिहार उत्कर्ष, नहीं भाई, गलत दे रहे हो आंसर। संदीप सिंह, बताइए। इसका सही आंसर होगा अष्टम अनुसूची, अनुच्छेद 343, संविधान का भाग 17, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अभी बताया, आर्टिकल 343 पार्ट 17, ठीक है। ओके पूरा ठीक है भाई, कोई अशोक त्रिपाठी भी सही है भाई। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान की अष्टम सूची, मुख्य संविधान में चौदह भाषाएं थी, आधुनिक संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में से कौन सी अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके पास डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। बताइए। डोगरी है, मैथिली है, असमिया है, ब्रज भाषा
नहीं है, तो इसका आंसर होगा ब्रज भाषा। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें ब्रज भाषा को, बिल्कुल अशोक त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिहार उत्कर्ष बिल्कुल सही भाई, सी संदीप बिल्कुल सही है भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने 32-33 क्वेश्चन किए हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए। आपका कोई डाउट हो तो कल फिर आपके अगली क्लास में आप क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर होगा। ठीक है, कल हम आपके साथ वर्ण व्यवस्था, पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्वर, व्यंजन, ध्वनि के आधार पर सब कुछ आपको विस्तृत कराया जाएगा। ठीक है,